नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र राजस्थान का, जहां पर भाजपा के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज, किसान ने की कार्रवाई की मांग। जी हां दोस्तों, इसी के साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में बीजेपी को बड़े नुकसान का अनुमान, ओपिनियन पोल कर देगा हैरान। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि किसान आत्महत्या, भ्रष्टाचार, आदिवासी के अपमान का मध्य प्रदेश उठा रहा है बोझ, अब जनता बीजेपी सरकार को देगी करारा जवाब, राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर घेरा। खबर में आगे जिक्र होगा कि भाजपा भारत को अंग्रेजों की तरह लूट रही है, मोदी सरकार देश की संपत्तियां बेच रही है, नाना पटोले ने लगाया है आरोप। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि भाजपा की चौथी लिस्ट जारी होते ही नेताओं के इस्तीफों की लग गई झड़ी और कई लोगों ने छोड़ी पार्टी का दामन और सीएम को लिख दिया पत्र। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही जगह बन रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में भाजपा के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज, किसान ने की कार्रवाई की मांग। जी हां दोस्तों, चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी हुआ ही है कि अपने सबसे पहले पोस्टर में भाजपा घिरती नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, एक पोस्टर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, जहां पर आप देख रहे होंगे कि एक किसान की तस्वीर है और इसी के साथ इस पोस्टर पर लिखा है कि 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम हुई है, ये नहीं सहेगा राजस्थान। और इसी के साथ ऊपर लिखा है कांग्रेस का झूठ राज। और दोस्तों, आपको बता दें कि यही पोस्टर अब जो बीजेपी ने कथित तौर पर बनवाया है, अब बीजेपी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि ये जो तस्वीर जिस किसान की है वो किसान सामने आ गए हैं और उन्होंने मानहानि का केस ठोक दिया है भारतीय जनता पार्टी पर। और इतना ही नहीं, जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक इन किसान के पास 200 से ज़्यादा बीघा जमीन है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरीके से गुमराह करने का प्रयास इस पोस्टर के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि किसान माधुराम की ये तस्वीर है और उन्होंने रामदेवरा थाना में भाजपा के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। किसान माधुराम ने रामदेवरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि भाजपा ने उसकी इजाज़त के बिना उसकी फोटो अपने पोस्टर पर लगा दिया। यह पोस्टर पूरे राजस्थान में लगाया गया है। भाजपा के इस पोस्टर पर लिखा गया है कि 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हुई, भाजपा के इस झूठ के कारण किसान की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। किसान ने बताया है कि उसकी कोई जमीन नीलाम नहीं हुई है और उसके पास 200 बीघा जमीन मौजूद है। भाजपा के द्वारा उसकी छवि को धूमिल किया गया है और आम जनता और समाज के बीच उसकी मानहानि हुई है। लेकिन किसान मधुराम ने जैसलमेर भाजपा जिला अध्यक्ष, भाजपा ब्लॉक अध्यक्ष और पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। तो दोस्तों, मानहानि का मामला दर्ज करा दिया गया है। आपको बता दें कि भले ही इस बात में कोई शक नहीं है कि राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या उत्तर भारत का कोई भी किसान हो, वो कर्ज की चपेट में रहता है और उसको अपनी ज़मीनों को नीलाम करना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि जो ये पर्टिकुलर पोस्टर भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के चप्पे चप्पे पर लगवा दिया है, इसमें जिस किसान की तस्वीर का इस्तेमाल किया है उस किसान ने ही मानहानि का केस भाजपा पर ठोक दिया है। और इतना ही नहीं, अपने पास 200 बीघा जमीन होने का दावा भी इन्होंने किया है और ये भी कहा है कि मेरी कोई ज़मीन नीलाम नहीं हुई। आपको क्या कुछ लगता है, क्या झूठ का सहारा लेकर और प्रचार में इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर जीत दर्ज करने की कोशिश की जा रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल, ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में भाजपा को बड़ा नुकसान का अनुमान, ओपिनियन पोल कर देगा सबको हैरान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ सियासी चहल पहल भी अपने चरम पर है। प्रदेश में बीजेपी ने चौथी कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी है और इसी के साथ 57 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। इसी बीच एबीपी सी वोटर का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया और इसमें साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश चुनाव में दोनों प्रमुख पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में बीजेपी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल के हिसाब से ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र तोमर के गढ़ चंबल में बीजेपी शिकस्त का सामना करती दिख रही है। सर्वे में लगाए गए अनुमान के मुताबिक चंबल की 34 सीटों में से बीजेपी के हाथ केवल 4 से 8 सीटें आ सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 26 से 30 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा बीएसपी के पास एक और अन्य को एक सीट मिलने का अनुमान है। बात वोट शेयरिंग की करें तो एबीपी वोटर के ओपिनियन पोल में सामने आया है कि चंबल की 34 सीटों पर कांग्रेस को 48% वोट मिल सकता है, जबकि बीजेपी के खाते में 39% वोट ही आता दिख रहा है। तो दोस्तों, लगभग 10% वोट शेयर ज्यादा है कांग्रेस के पास भाजपा के मुकाबले। तो दोस्तों, क्या यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया
बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा देंगे और जिस सिंधिया के भरोसे इससे पहले भाजपा ने सरकार बनाई, वही सिंधिया इस चुनाव में भाजपा के लिए मुसीबत बन जाएंगे। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा किसान आत्महत्या, भ्रष्टाचार, आदिवासियों के अपमान का मध्य प्रदेश उठा रहा है बोझ, अब जनता बीजेपी सरकार को देगी करारा जवाब। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश के शहडोल के व्यवहारी विधानसभा में जन आक्रोश रैली को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पिछले 18 साल से किसान आत्महत्या, बेलगाम भ्रष्टाचार और आदिवासियों के अपमान का बोझ उठा रही है, लेकिन अब और नहीं, आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार को करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खोखले वादे नहीं करती, हम पेशा कानून लाए, वन अधिकार कानून लेकर आए। हमने कानून बनाया था कि अगर किसी उद्योगपति को आदिवासी की जमीन चाहिए तो उसे ग्राम सभा के सामने हाथ जोड़कर जमीन मांगनी होगी, लेकिन बीजेपी ने इस पेशा कानून को रद्द कर दिया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में महाकाल लोक में घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ भगवान से चोरी की जाती है, स्कूल यूनिफॉर्म में चोरी की जाती है, व्यापम में युवाओं के साथ छल किया गया। राहुल गांधी ने यहाँ पर आदिवासी के साथ हुए अमानवीय कांड का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं और उन्होंने आदिवासी और वनवासी शब्द के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए बताया कि हम कांग्रेसी अपने संबोधन में आपको आदिवासी संबोधित करते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा भारत को अंग्रेजों की तरह लूट रही है, मोदी सरकार देश की संपत्तियां बेच रही है, नाना पटोले ने दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने सोमवार को कहा कि भाजपा देश को अंग्रेजों की तरह लूट रही है और कांग्रेस का लक्ष्य इसे सत्ता से बेदखल करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्र सरकार ने रेलवे, हवाई अड्डे, ऊर्जा वितरण प्रणाली और सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियों को बेच दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार देश की संपत्तियां बेचकर उसे चला रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा अंग्रेजों की तरह देश को लूट रही है और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान और न्याय व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह शक्तिशाली ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंका गया, उसी तरह कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य भाजपा की निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा की चौथी सूची जारी होते ही नेताओं के इस्तीफे की लगी झड़ी और कई लोगों ने छोड़ दी पार्टी और सीएम को लिख दिया पत्र। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से कर्नाटक में हुआ था और भाजपा से कई नेताओं ने साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था, उसी प्रकार से अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत की तरफ इशारा भी कर रहा है। मध्य प्रदेश में कुछ ही समय के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी जनता को साधने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी है और जिनमें करीबन 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में इस बार सभी सीटिंग एमएलए को टिकट दिया गया है, जिसमें 5 महिलाओं का नाम शामिल है। तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारों का नाम उजागर होते ही पार्टी से नाराज कुछ नेता और कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन छोड़ने का फैसला किया है, जिसमें कटनी महापौर चुनाव में भाजपा की प्रत्याशी रही ज्योति विनय दीक्षित ने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुनील माहेश्वरी ने भी सीएम को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि ज्योति विनय दीक्षित बीजेपी की तरफ से 3 बार पार्षद रही हैं और इतना ही नहीं, ज्योति के पार्टी छोड़ने के बाद उनके पति विनय दीक्षित ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छत्तीसगढ़ में सीएम की पसंद कौन, सर्वे में जनता ने दिया चौंकाने वाला जवाब। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल का 5 साल का कार्यकाल अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। सीएम बघेल अपने काम से जनता को कितना खुश कर पाए और जनता उनसे कितनी संतुष्ट है, ये तो दिसंबर में मतगणना के नतीजों से पता चलेगा। लेकिन मौजूदा सर्वे में सीएम बघेल की क्या स्थिति है, राज्य के कितनी प्रतिशत जनता उन्हें दोबारा सीएम देखना चाहती है, क्या जनता किसी और को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहती है, इसको लेकर सी वोटर ने एक सर्वे कराया और उसके नतीजे भी आ चुके हैं। ओपिनियन पोल में ये सवाल किया गया था कि जनता के लिए सीएम की पसंद कौन है और उनके सामने भूपेश बघेल, रमन सिंह, टीएस सिंहदेव और सरोज पांडे का विकल्प था और उनसे पूछा गया था कि इनमें से किसको वो जनता जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, जो नतीजे आए वो सीएम बघेल के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। 45% जनता उन्हें फिर से कुर्सी पर देखना चाहती है, जबकि सिर्फ 26% लोग ही पूर्व सीएम और बीजेपी प्रत्याशी रमन सिंह के समर्थन में दिखे। तो दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त
जबरदस्त क्रेज है भूपेश बघेल का और 45% लोग सी वोटर के सर्वे के हिसाब से सीएम भूपेश बघेल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आखिर क्या है ये ईआरसीपी जिसको मुद्दा बनाकर राजस्थान में बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश में है कांग्रेस। यहाँ दोस्तों 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में राजनीतिक पारा तेजी से चढ़ने लगा है। सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। इस घोषणा से 2 दिन पहले ही राजस्थान में कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी 16 अक्टूबर से काम क्या दिल से कांग्रेस फिर से नारे के साथ अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी। चुनावी अभियान के शुरुआत की घोषणा से पहले रविवार को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश के 13 जिलों के नेताओं के साथ कांग्रेस वार रूम में बैठक की और लगभग 2 घंटे तक चली इस बैठक में कांग्रेस ने भाजपा को पूर्वी राजस्थान में घेरने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सिक्किम की आपदा को अनदेखा करने का लगाया आरोप। कहा पीएम मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर सिक्किम में आई बाढ़ और उससे मची तबाही को अनदेखा करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर अपना ध्यान आपदा में सहायता करने के बजाय चुनावों पर देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सिक्किम के लोग पूछ रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम को प्रभावित इलाकों में पहुंचाने में क्यों देरी हो रही है। उत्तर सिक्किम में 14 पुल टूट चुके हैं, वहां के लोग अंधकार में जीने को मजबूर हैं। उत्तर सिक्किम सीमा के पास पार चीन बैठा है और वो हर दिन जमीन हथियाने में लगा रहता है, तब भी मोदी सरकार तत्पर नहीं दिखती है। मोदी सरकार का एक भी वरिष्ठ मंत्री आज तक सिक्किम नहीं गया। गृह मंत्री के पास समय नहीं है और पीएम मोदी को चुनाव प्रचार में वो व्यस्त हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सिक्किम में जो आपदा आई है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन के कब्जे पर क्यों नहीं बोलते पीएम मोदी, बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का तीखा हमला। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के निशाने पर फिर से नरेंद्र मोदी हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी भारत में विरोधी दलों पर तो दहाड़ते दिखते हैं, लेकिन जैसे ही चीन का नाम सामने आता है उनकी जुबान पर ताला लग जाता है। स्वामी का कहना था कि बावजूद इसके कि चीन ने हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमा रखा है, पीएम मोदी फिर भी उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। स्वामी ने चीन के मसले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर रखी है और इसमें उनका आरोप है कि 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और उनकी रिट पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। सरकार इस मसले पर उलझती दिखाई दे रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश की जनता को उत्तर देने से बचते हैं प्रधानमंत्री मोदी, चंद्रशेखर ने लगाया आरोप। यहाँ दोस्तों, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के सवालों से बचते हैं, वो उत्तर नहीं देना चाहते। जब पिछले दिनों सदन में मणिपुर की हिंसा के बारे में सवाल उठाए तो प्रधानमंत्री संसद को छोड़ भाग गए। कहा कि यदि वो पार्लियामेंट में होते हैं तो भागने नहीं देते। संविधान लोकतंत्र खतरे में है। देश के दलितों, शोषितों, आदिवासी, कमजोर वर्ग के लोगों को एक होकर बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम के अधूरे सपने को पूरा करना होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव को देखते हुए बॉर्डर पर नाकेबंदी, 18 कार्टन शराब बरामद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिछीवाड़ा थाने की रतनपुर पुलिस चौकी ने गेट के पास नाकेबंदी के दौरान शराब से भरी एक कार को जब्त किया और पुलिस ने कार से शराब के 18 कार्टन बरामद किए। शराब तस्कर मौके से फरार हो गया और पुलिस ने आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जो आपका हक है हम उसे आपको जरूर लौटाएंगे, भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए मध्य प्रदेश में बोले राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का शंखनाद हो गया है और चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 17 नवंबर को यहाँ वोटिंग होगी, जबकि 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव के ऐलान के बाद ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हो गई हैं। मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शहडोल में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आडवाणी जी का मानना था कि बीजेपी आरएसएस की असली प्रयोगशाला गुजरात में नहीं मध्य प्रदेश में है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरएसएस की इस प्रयोगशाला में महाकाल लोक में शिव जी से चोरी की जाती है, बच्चों के मिड डे मील में चोरी की जाती है, व्यापम घोटाला होता है, एमबीबीएस की सीट बेच दी जाती है, बीजेपी का एक नेता आदिवासी के ऊपर पेशाब कर देता है। इसके साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी और वनवासी में
फर्क होता है, हम आदिवासी कहते हैं, वो वनवासी कहते हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार ने भीम संसद रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, दलितों से 5 नवंबर को पटना में जुटने की कर दी अपील। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा शुरू जातियों की गोलबंदी की कोशिश के बीच जेडीयू भी 5 नवंबर को पटना में संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ स्लोगन के साथ भीम संसद का आयोजन करने जा रही है। इस संसद में दलित समुदाय के जुटने के लिए पार्टी ने राज्य भर में भीम संसद रथ भेजने का फैसला किया है और इसी कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को भीम संसद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और दलित समुदाय से बड़ी संख्या में भीम संसद में जुटने की अपील की। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ स्लोगन के साथ जेडीयू के भीम संसद का 5 नवंबर को पटना के वेटनरी मैदान में आयोजन होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना चुनाव में केसीआर के वर्चस्व और कांग्रेस के विस्तार से बीजेपी के मिशन साउथ को लग सकता है एक और झटका। जी हां दोस्तों, इस साल अब 5 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। एमपी में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर, मिजोरम में 7 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा और वहीं छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। इन 5 राज्यों में मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। दोस्तों, इन राज्यों की सत्ता पर काबिज होने के लिए तमाम राजनीतिक दल चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। तेलंगाना की राजनीति में फिलहाल 3 धुरी है। पहली और सबसे मजबूत धुरी बीआरएस और पूर्व में इस दल को ही तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, प्रदेश की राजनीति में मजबूती से दखल भाजपा भी दे रही है और इसी के साथ कांग्रेस भी यहाँ पर परिवर्तन की आस में लगी हुई है। जो कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, अकेले दक्षिण कन्नड़ जिले से 5000 लोग इजराइल में फंसे हैं। सिद्धारमैया सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के हमास के बीच जारी संघर्ष हर दिन के साथ भीषण होता जा रहा है। इस बीच पता चला है कि अकेले कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के लगभग 5000 लोग युद्ध प्रभावित इजराइल में फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उन सभी को सुरक्षित भारत वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच हालात को देखते हुए कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने इजराइल में सहायता की आवश्यकता वाले राज्य के फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन की घोषणा की है। सरकार ने कर्नाटक राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र भी स्थापित किया है जो लगातार इजराइल में फंसे लोगों की जानकारी ले रही है और यहां उनके परिजनों को भी सूचना दे रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईडी को फिर मिली संजय सिंह की 3 दिन की रिमांड। सांसद बोले, मेरा एनकाउंटर हुआ तो जवाबदेह कौन होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 5 दिन की रिमांड के बाद ईडी ने सांसद संजय सिंह को मंगलवार को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था और ईडी को सांसद की फिर 3 दिन की कस्टडी मिल गई है। ईडी ने कहा कि संजय सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो ईडी के सवालों के जवाब सही ढंग से नहीं दे रहे हैं, इसीलिए 5 दिन का रिमांड और दिया जाए। इसके बाद ईडी ने 3 की रिमांड की अनुमति दे दी है और कोर्ट को ईडी ने बताया कि अभी चंडीगढ़ में रेड की गई है। एक बिजनेसमैन की निशानदेही पर रेड की गई है। रिश्वत मांगे जाने की सबूत ईडी के पास है। बिजनेसमैन का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी को उनका 5 दिन का रिमांड मिला था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि शराब व्यापारियों के लाइसेंस को क्लियर करने के लिए घूस मांगी गई थी। सर्वेश मिश्रा भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए नया समन जारी किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पुडुचेरी की इकलौती महिला मंत्री ने दिया इस्तीफा, कहा षड्यंत्र और लैंगिक पूर्वाग्रह से परेशान हो गई थी। जी हां दोस्तों, पुडुचेरी की एकमात्र महिला विधायक और मंत्री एस चंदिरा प्रयांग ने जातिवाद और लिंग पूर्वाग्रह का सामना करने के अलावा साजिश और धन शक्ति की राजनीति का आरोप लगाते हुए मंगलवार को AINRC भाजपा गठबंधन कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार की राजनीति में कैंसर और सिर दर्द पर भिड़े नेता लालू ने दी सम्राट चौधरी को डोज और बेटे ने पूछ ली हैसियत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासत जोरों पर है। राजनीतिक वार पलटवार भी जारी है। बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मंगलवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को राजनीतिक कैंसर करार दिया और लालू यादव ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कैंसर का इलाज सरदर्द की दवा खाने से नहीं होगा। दरअसल पटना भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सम्राट चौधरी ने मंगलवार को लालू यादव पर वार किया और उन्होंने बिहार की राजनीति में कोई एक व्यक्ति अगर राजनीतिक कैंसर है तो उसका नाम लालू यादव है, ये कह दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आचार संहिता लगते ही रात में एसडीएम ने मारा ढाबों पर छापा और बड़ी मात्रा में शराब की गई जब्त और FIR भी कर दिया गया है दर्ज। जी हां दोस्तों,
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है, जिसके चलते प्रदेश भर में आचार संहिता लागू की गई है। वहीं दोस्तों ऐसे में प्रशासन की टीम ने जिला मुख्यालय पर छापेमारी कर कार्रवाई की है। आचार संहिता लगने के बाद सोमवार देर रात एसडीएम अनिल बनवारिया ने गुना बाईपास अंश और सरोवर ढाबे पर छापा मारा और यहां से बड़े पैमाने पर शराब जब्त की गई। इन ढाबों पर खुलेआम शराब बेची जा रही थी। एसडीएम ने तहसीलदारों के साथ छापा मारा और बाद में पुलिस और आबकारी विभाग ने अधिकारियों को मौके पर बुला लिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ये तो ट्रेलर है, सीएम ने नहीं दिया मिलने का समय तो पूरी फिल्म दिखाएंगे, टोल जलाने पर मनसे का बयान। जी दोस्तों, महाराष्ट्र में एमएनएस एक बार फिर टोल के मुद्दे पर आक्रामक हो गई है। पार्टी की ओर से लगातार टोल नाके को बंद करने की मांग की जा रही है और पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच टोल बूथ में आग भी लगा दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के खेल में फंस गई है वसुंधरा राजे, जोर का झटका धीरे से दिया, राजस्थान को लेकर नई प्लानिंग। जी दोस्तों, राजस्थान में बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर बड़े सियासी संकेत दिए हैं और पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम तक नहीं है। सियासी जानकार इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं और बीजेपी ने इसको जोर का झटका धीरे से दे दिया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। इतने दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।